नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद्या में। जैसा कि आपको पता है कि मैं बिहार पुलिस के लिए क्लास आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहा हूं। आज का जो क्लास है यह फिजिक्स का है। जी हाँ, 10th क्लास फिजिक्स एनसीईआरटी से सारे प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, मैं बार बार एक चीज को क्यों दोहराता हूँ सारे वीडियो में कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी। पता है आपको, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्रश्न जो है वह बिल्कुल अजीब पूछेगा। आप लोग जिस बुक से पढ़ते हैं वहां से प्रश्न आते हैं, बट कुछ ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना, जैसे 20 25 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो वो प्रश्न आखिर होते कहाँ से हैं? तो वो सारे प्रश्न जो होते हैं ना, वो एनसीईआरटी से होते हैं। इस वीडियो को देखेंगे आप तो आपको ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे जो एग्जाम में दिखते हैं। तो क्योंकि ये भी एनसीईआरटी के द्वारा ही उठाया गया है, उसी से लिया गया है, तो वो सारे प्रश्न आपको दिखेंगे जो कि एग्जाम में आपसे मुलाकात करते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इतना तो कह सकता हूं कि ऐसे प्रश्न जो आप अब तक छोड़ते आ रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे प्रश्न जो छोड़ेंगे ना, उसमें संख्या कम होगी। मतलब चूंकि 9th का अगर आप पढ़े हैं, 10th का पढ़े हैं, तो संभावना कम होगा कि आप वैसे प्रश्नों को छोड़े। मतलब स्कोर आपका सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। आज के एक वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्या वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं। तो आप खुद समझ पाएंगे। चलिए, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव बनता है। समतल दर्पण, अच्छा आपने घरों में देखा होगा, घरों में जो शीशा रखते हैं आप लोग मुंह देखने के लिए, तो वो अक्सर समतल दर्पण ही होता है। तो समतल दर्पण में आप क्या देखते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है। जैसे आपका चेहरा ऊपर है तो चेहरा ऊपर ही बनेगा दर्पण में, है ना। ये नहीं कि चेहरा नीचे बन जाएगा, सीधा बनेगा। आभासी बनता है। देखिए, आभासी क्यों बनता है? क्योंकि सीधा कभी भी वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक होगा तो वह उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आभासी बनता है और सीधा बनता है। लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। अगर ऑप्शन में दे पार्श्व रूप से उल्टा, आप शीशे के सामने खड़े होइएगा तो देखिएगा कि आपका जो दाहिना साइड है शीशे में वो बाएं साइड में दिखाई देगा। तो पार्श्व रूप से उल्टा, लेकिन आभासी तथा सीधा। ठीक ना, ये चीज आपको समझना है और ध्यान में रखना है। चलिए 2 नंबर सवाल पर आते हैं हम लोग। समतल दर्पण, देखिए दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, जब आप लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद मैं फिर डिटेल में क्लास कराऊंगा। डिटेल में क्लास इसलिए कराऊंगा क्योंकि अभी तो मैं आपको वन लाइनर टाइप का दे रहा हूं। डिटेल में इसलिए कराऊंगा क्योंकि आप लोग बिहार सब इंस्पेक्टर या बिहार एसएससी या फिर से जो बिहार पुलिस आ रही है या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जब डिटेल में पढ़े रहेंगे ना तो आपको वन लाइनर पढ़ने में भी समझ में आएगा। इसलिए जैसे ही बिहार पुलिस क्लास खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर मैं डिटेल में क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल। समतल दर्पण द्वारा बनने पर प्रतिबिंब का साइज। तो समतल दर्पण आपके घर में है तो जितना बड़ा आप रहेंगे उतने बड़ा ही आपका प्रतिबिंब दिखाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दोहरा नहीं है। चलिए तीसरे नंबर सवाल। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूर होगा? जो आपके घर में शीशा लगा है उसमें देखिएगा, आप जितना दूर दर्पण से जाएंगे प्रतिबिंब भी आपको उतना ही दूर जाते दिखाई देगा। तो जितनी दूरी पर वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। चलिए चौथे नंबर सवाल पर आ गए हम लोग। प्रकाश के सरल रेखा में चलने की वजह से इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश को आप लोगों ने यही सुना होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन अगर मैं आपको आज बताऊं कि प्रकाश तिरछी भी चलती है, मुड़ती भी है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप पेड़ के पत्ता तोड़िए, पेड़ के पत्तों को देखिएगा कि किनारे में उसमें कट कट टाइप का होता है, टेढ़ा मेढ़ा। जैसे पेड़ का जो पत्ता है, मान के चलिए कि यहाँ पर एक पेड़ का पत्ता है, तो आप पेड़ के पत्ते को किनारे को देखिएगा, सीधा नहीं होगा, ऐसे ऐसे जिगजैग 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 पत्ता होगा। उसका आप कभी प्रतिबिंब देखिएगा, चाहे कितना भी दूर से देखिएगा, कितना भी नजदीक से देखिए, उसकी परछाई आप बनाइएगा तो परछाई में आप देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो बिल्कुल शेप में है, सीधा है ना। प्रतिबिंब में कहीं कट नहीं आपको दिखाई देगा। छोटे पत्तियों में अक्सर ये आप देखिएगा तो ये आपको नहीं दिखाई देगा।
तो यहीं पर प्रकाश की मुड़ने की भी जो घटना है वह दिखाई देती है और उसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो बहुत शानदार प्रश्न बनेगा कि प्रकाश के सरल रेखा में चलने की वजह इसके किनारे पर मुड़ने की जो प्रवृत्ति दर्शाता है, यह घटना होती है प्रकाश के विवर्तन के कारण। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं वो सारे प्रश्न A1 हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको पता चल जाएगा, जो 4 से 5 प्रश्न आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूं। चलिए, प्रकाश को तरंग के रूप में जाना जाता है। प्रकाश को तरंग के रूप में जाना जाता है तो विवर्तन जैसी घटनाएं, अभी आपने देखा विवर्तन जैसी घटनाएं की व्याख्या आप कर सकते हैं आसानी से कि तरंग के रूप में जाना जा सकता है। चलिए, वह घटना जिसमें प्रकाश न तो तरंग माना जाता है और न ही कण माना जाता है, तो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को ये दोनों का मिश्रण माना गया है। मिश्रण का मतलब कि जब देखिए इसको डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे ना क्वांटम सिद्धांत, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को न तो कण और न ही तरंग माना गया है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते 7 नंबर, इनमें से कौन सा दर्पण का भाग नहीं है? तो दर्पण का जो भाग नहीं है वह वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र जो है ना वह दर्पण के बाहर होता है। ओके, ये चीज आपको स्मरण रखना है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहां पर दर्पण की बात की जा रही है, लेंस की नहीं। अक्सर लोग दर्पण और लेंस में कंफ्यूज होते हैं। तो लेंस जब होगा तो आप लेंस के इस पार से उस पार देख लेंगे, पारदर्शी होगा। दर्पण जो होगा वह होगा अपारदर्शी। दर्पण में आप जब देखेंगे तो आप ही का चीज नजर आएगा, आप ही की फोटो नजर आएगी, आप ही की वस्तु जो रखेंगे वो नजर आएगी। तो ये ध्यान देना है आपको। तो अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण का जो है उपयोग वो कैसे करेंगे? तो टार्च में करेंगे, सर्च लाइट में करेंगे, वाहनों के अग्रद्वीप जो हेडलाइट होता है गाड़ी का उसमें होता है, शेविंग जो आप दाढ़ी बनाते हैं। अच्छा, दाढ़ी तो घर में लोग यही समतल दर्पण से ही बना लेते हैं, लेकिन दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयुक्त दर्पण है वह है अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ द्वारा मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने में, आप देखते हैं दांत के डॉक्टर जो होते हैं ना वो अवतल दर्पण आपके मुंह में घुसेड़ेंगे और दांत आपका देख लेंगे बड़ा करके। तो यहां भी होता है। सौर भट्ठी में होता है, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होगा आभासी और सीधा। जी हाँ, उत्तल से बना होगा आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के विंग में, मतलब क्या सर? उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के विंग में, जरा समझाइए वाहनों के विंग में। तो समझा देते हैं। आपके पास मोटरसाइकिल होगा कि नहीं? तो मोटरसाइकिल में आप देखते हैं कि एक इधर दर्पण होता है और एक इधर शीशा होता है, ठीक। यहां पर आप सीट पर ऐसे बैठे रहते हैं और ये हैंडल आप पकड़े रहते हैं, ठीक ना, और ये दोनों शीशा होता है। तो यही इसी को विंग कह रहा है, इसी को विंग। तो इसमें आप पीछे की वस्तु देख सकते हैं, इसमें पीछे की वस्तु देख सकते हैं। तो यही पूछेगा कि अगर गाड़ियों का साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण का, वाहनों में विंग के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उत्तल दर्पण का। तो ये ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं पालना है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम कितनी हो सकती है? किसी भी माध्यम की बात कर रहा है, किसी खास माध्यम की नहीं बात किया है। न आपसे पूछा है कि ठोस में, न द्रव में, न गैस में, और न ही निर्वात की बात की है। तो अधिकतम आपको बता ही देना है। तो आपको निर्वात ले लेना है। जब अधिकतम पूछ रहा है तो निर्वात ले लेना है। और निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। तो ये भी आपको ध्यान दे देना है। कौन सा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला सवाल, वायु का अपवर्तनांक। देखिए, निर्वात का अपवर्तनांक तो बिल्कुल 1 मिलेगा आपको, लेकिन वायु का अपवर्तनांक 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 1.3 टाइम 0 और उसके बाद 3। याद बड़ा आसानी से कर लेंगे, 1.303। ओके, ऐसे। बर्फ का, तो बर्फ का है 1.31, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36, टारपीन का तेल 1.47, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है ना। ये सारे जो हैं अपवर्तनांक हैं, एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसका पीडीएफ मैं अभी नहीं दूंगा, है ना। इसका पीडीएफ और जो 10 मिनट 20 प्रश्न कराता हूं, अभी फिलहाल बिहार पुलिस की वजह से उसको रोका हूं, तो उसका भी पीडीएफ आपको बाद में दिया जाएगा।
क्योंकि इसके पीडीएफ पर मैं कुछ और काम कर रहा हूं, थोड़ा सा जब डिटेल क्लास कराऊंगा ना तो इसमें कुछ ऐड किया जा रहा है जो कि आपको जब डिटेल क्लास में आपको ज्यादा फायदा मिले। तो चलिए 12 नंबर सवाल, इसे सामान्यतः अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस यानी उत्तल को अभिसारी कहते हैं। अभिसारी, अपसारी कहे, अपसारी, देखिए अपसारी कहे तो अवतल, अप और अव ऐसे करके याद रखिएगा, अवतल अप अपसारी ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। लेंस प्रतिबिंब बनाते हैं, अच्छा लेंस भी प्रतिबिंब बनाते हैं क्या? अभी तो बताया कि सर लेंस से आप इस पार से उस पार देख सकते हैं, तो वो प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? तो लेंस प्रतिबिंब बनाएंगे, इस पर एक वीडियो मैं आपको दूंगा, लेंस प्रतिबिंब बनाते हैं, है ना। तो लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वह प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से बनाता है। तो अगर आपसे पूछे कि लेंस प्रतिबिंब बनाता है प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से। अवतल लेंस प्रतिबिंब बनाएगा, लेंस की बात की जा रही है तो अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा तथा छोटा। जी हाँ, अवतल लेंस में सदैव, सदैव का मतलब कि यही बनेगा ही बनेगा, आभासी इसके अलावा मतलब आभासी ही बनेगा हमेशा, सीधा ही बनेगा हमेशा तथा छोटा ही बनेगा हमेशा, ये आपको ध्यान देना है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है, प्लस में होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। मानव नेत्र में यानी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर रेटिना ना दे करके दृष्टि पटल दे दे तो ध्यान रखना है, रेटिना को है दृष्टि पटल कहते हैं। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है, इन सारी चीजों को आप देखते चलिएगा। मानव नेत्र में प्रकाश जिस झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है, देखिए मानव नेत्र जो होता है तो उसमें प्रकाश एक झिल्ली से होकर के आंख में घुसती है, तो उस झिल्ली को पूछ रहा है क्या कहा जाता है? तो झिल्ली को कॉर्निया तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर आपको कॉर्निया के बदले आपको स्वच्छ मंडल दे दे तो आप कहेंगे ये क्या दे दिया? स्वच्छ मंडल क्या है भाई? वायुमंडल का भाग है क्या? तो ध्यान देना है, कॉर्निया को ही स्वच्छ मंडल कहा जाता है। ओके, चलिए 18 नंबर सवाल, कौन मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? तो यह परितारिका है जो नियंत्रित करता है पुतली के साइज को। ओके, चलिए यहाँ आगे आइए 19 नंबर, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब, अच्छा हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वो वास्तविक ही रहेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा हो जाता है, ठीक ना। उल्टा कभी भी काल्पनिक नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अभिनेत्र लेंस रेटिना पर जो, अच्छा सीधा पूछे कि आपके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है तो वास्तविक तथा उल्टा, ओके बनता है, लेकिन ये अपने दिमाग को जो है यह सीधा इमेज ट्रांसफर करता है, ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए 20 नंबर सवाल, दूरदृष्टि दोष। ओके, दूरदृष्टि दोष, अच्छा ये जरा समझना है आपको। दूरदृष्टि दोष जब होगा ना तो दूर की वस्तु आपको दिखेगी, जो दृष्टि दोष है वहां की वस्तु आपको दिखेगी। जैसे ध्यान, जैसे यहां कोई वस्तु है आधा किलोमीटर, यहां से आपको देख रहे हैं तो दूर की वस्तु है ये आप देखेंगे, आराम से देखेंगे। नजदीक की वस्तु जो हो जाएगी उसको आप नहीं देख पाएंगे, यानी दूर की वस्तु आप देख लेंगे, नजदीक की वस्तु आप नहीं देख पाएंगे, तो ये दूरदृष्टि दोष में हो जाता है। ओके, चलिए तो दूरदृष्टि दोष में फोकस दूरी जो है ना वह बढ़ जाती है, इस वजह से आप दूर वाला देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष ठीक है इसके विपरीत, निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाती है, इसलिए निकट वाला देख लेते हैं, दूर वाला नहीं देख पाते हैं, तो ये ध्यान दीजिए। दूरदृष्टि दोष में लेंस की वक्रता त्रिज्या घटती है, फोकस दूरी बढ़ती है, ये ध्यान देना है। निकट दृष्टि दोष में आपको पता है फोकस दूरी घट जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहलाता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता क्या है भैया? जिसकी वजह से, जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है वह कहलाता है समंजन। ओके, ध्यान देना। चलिए 24 नंबर सवाल, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम कितनी दूरी पर रखना होगा? अच्छा कोई वस्तु ले लीजिए और आप अपने आंख से 25 सेंटीमीटर के अंदर रखिए तो आपको वो धुंधला दिखाई देगा या तो नहीं भी दिखाई देने लगेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर से आप दूर ले जाइए तो आपको दिखेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर के बाद आप बिल्कुल स्पष्ट देख पाएंगे। चलिए आगे, नेत्र का निकट बिंदु होता है, मतलब इससे आप कम में नहीं देख पाएंगे 25, और नेत्र का फार पॉइंट यानी दूर बिंदु
आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं? पहले तो बच्चे कमेंट करेंगे, जितने लोगों को पता है पहले कमेंट करिए कि फार पॉइंट क्या होता है। जैसे मानव नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, अधिकतम दूरी कितनी दूरी तक आप देख सकते हैं? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, बताइए। तो देखिए, इसका जीता जागता उदाहरण मैं एक आपको बताऊं। आप अपना सर ऊपर उठाइए, आसमान की ओर देखिए, और क्या आपको सूर्य और तारे दिखाई दे रहे हैं? रात में आपको तारे अवश्य दिखाई देंगे, दिन में आपको सूर्य अवश्य दिखाई देगा। तो ये बताइए, सूर्य कितना दूर है? सूर्य से भी दूर है तारा। तो ये सारी चीजें तो आप देख रहे हैं ना। तो आपका फार पॉइंट क्या है? अनंत है। आप अनंत देख पाएंगे जब तक कोई अवरोध ना आए आपकी आंखों और वस्तु के बीच पे, तो आप अनंत देख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे या आप किसी से पूछेंगे कि भैया बताओ कितना दूर देख सकते हो, तो बताएंगे अनंत, जितना दम है उतना देखो। चलिए आगे चलते हैं। मायोपिया होता है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, है ना। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि, निकट की वस्तु नजर आएगी, दूर की नहीं नजर आएगी, ये होता है। हाइपरमेट्रोपिया इसके विपरीत है, दूर दृष्टि दोष। मैं बताया दूर वाला में दूर नजर आता है, निकट नहीं है। निकट की वस्तु को ठीक किया जा सकता है। देखिए, निकट की वस्तु में आपको निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। तो दूर का जब नहीं दिखे तो आप अवतल, जी हाँ, अवतल लेंस का प्रयोग करिए, और नजदीक का नहीं दिखे तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग करिए। तो यहाँ आपको निकट का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो दूर के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग कर लीजिए। दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। अब दूर वाला में दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता है, तो निकट का ना दिखे तो उत्तल का प्रयोग कर लिया करिए। ऐसे करके आप ठीक करेंगे अपनी आंख को। वह व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है जिसे जिसे एड्स हो। अब आपको पता है ना एड्स कैसे होता है, मैं पिछले वीडियो में बताया हूं। हेपेटाइटिस बी हो या हेपेटाइटिस सी हो या रेबीज हो, रेबीज भी कैसे होता है आपको मैं बताया हूं। तीव्र ल्यूकेमिया हो या टेटनस हो, मेनिंजाइटिस हो, मस्तिष्क शोध, अगर इस वजह से मृत्यु हुई है और वो लिखा है कि भैया हम अपना जो है आंख दान करेंगे, तो आंख दान करने से पहले उनका चेक होगा कि ये सारी बीमारियां हैं। अगर नहीं है तो डोनेट करिए, और हैं तो नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान दें। चलिए 32 नंबर सवाल। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो सबसे कम विचलन होता है। तो सबसे कम विचलन लाल का, सबसे अधिक विचलन बैगनी का। ध्यान देना है, किसका? बैगनी का। चलिए 34 नंबर। सर्वप्रथम किसने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था? तो सूर्य का स्पेक्ट्रम जो 7 रंगों में विभक्त होता है उसे प्राप्त करने के लिए न्यूटन ने, जी हाँ, किसने? न्यूटन ने ऐसा किया था। इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत बनेगा। अब आपसे पूछे कि 31 जनवरी शाम 5 बजे या 4 बजे इंद्रधनुष बना था। ऐसे आपसे पूछे कि 31 जनवरी 2024 शाम 5 बजे इंद्रधनुष दिखाई दिया था, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो आप क्या कहेंगे? ए प्रश्न सेट करने वाला पगला गया है, लगता है कि गांजा पी के सेट किया है। कोई बोलेगा सस्ता नशा करता है, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ। लेकिन वो आपसे जानना क्या चाह रहा है कि शाम 5 बजे सूर्य पश्चिम में होगा और इंद्रधनुष बनता है हमेशा सूर्य के विपरीत। तो सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूरब में नहीं बनेगा। तो अब बताइए गांजा कौन पिया था? क्वेश्चन सेट करने वाला किया आप। सस्ता नशा कौन किया है? क्वेश्चन सेट करने वाला किया आप। तो इसी चीज को समझना है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जब भी पढ़िए ना तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए, आप रटुआ तोता बनेंगे। जैसा कि मैं देखता हूं कभी कभी यूट्यूब पर कुछ लोग का वीडियो आता है तो वो रटाते हैं, ऑनलाइन क्लास में ही रटाने लगते हैं, लगता है सब्जी बेच रहे हैं, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। तो मैं अगर उन तक ये हमारी वीडियो पहुंचे तो उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, आप तो नहीं सुधर पाए, कम से कम बच्चों को तो मत बिगड़ने दीजिए। ये जो रटाने वाला तरीका है ना, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। ये कहीं से भी किसी भी तरह से, ये देखिए
ये रट के आप चीजों को बस थोड़े समय के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब आपको पूछ देगा थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके, तो ये रटने वाले लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आप रटिए, जहां जरूरत है वहां रट लीजिए, बहुत वो नहीं है, बट ज्यादा कोशिश करिए कि उनको कॉन्सेप्ट दें, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। अगर आपसे अब कभी भी पूछ ले कि भैया क्या दिन के 12 बजे इंद्रधनुष बनेगा, तो अब आप जवाब दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। पूछे आपसे कि 5 जनवरी 1965 को सुबह 9 बजे इंद्रधनुष बना था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आप आसानी से बता पाएंगे, हम ये समझ पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य के विपरीत बनता है ना, तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। चलिए 36 नंबर सवाल, आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब आपसे पूछेगा कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ये ध्यान देना है आपको। चलिए, सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से दिखाई देता है तो 2 मिनट पहले दिखाई देगा और 2 मिनट बाद सूर्यास्त होता है, ये भी ध्यान देना है। आकाश का रंग नीला, समुद्र के जल का रंग नीला जो है प्रकाश के प्रकिरण के कारण होता है ना, ध्यान देना है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, आप देखते हैं कि सुबह के समय भी सूर्य एकदम लाल रहेगा, शाम के समय भी सूर्य एकदम लाल रहेगा। तो क्यों रहता है भैया? क्योंकि प्रकाश का प्रकिरण हो जाता है। बैगनी रंग का सबसे ज्यादा बिखराव हो जाता है, बिखर जाता है, लाल रंग सबसे कम बिखरता है, इस वजह से लाल रंग दिखता है अच्छे से। ओके, चलिए, टिंडल प्रभाव को आप जंगल में देख सकते हैं, जो जंगल में देखते हैं कि आप किरण की एक पुंज आती है ना, ऐसे आपको सिनेमा में या कहीं दिखाया जाता है, जंगल में सूर्य का एक फोकस टाइप का दिखाएगा प्रकाश की किरणें का, है ना, उसमें चमचम चमचम करते हुए, तो वो वही है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। चलिए, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता, तो भैया वायुमंडल ना होता तो प्रकाश का प्रकिरणन भी ना होता, प्रकिरणन ना होता तो कोई रंग जो है वह बिखरता भी नहीं, तो काला दिखाई देता, यानी ब्लैक दिखाई देता। वही सवाल घुमाएगा, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, तो उनको एकदम काला दिखाई देगा, बिल्कुल काला, कुछ नहीं, है ना, कुछ नहीं दिखता है भैया, काला दिखता है। ये चीज है, क्योंकि वहां भैया वायुमंडल नहीं है, तो प्रकाश का प्रकिरण नहीं होगा, ठीक ना। खतरे के संकेत में लगे वस्तुओं का लाल रंग होता है। आप अक्सर देखते हैं कि खतरे वाले संकेत वस्तुओं का लाल होता है, जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर होगा तो उसको भी लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है, या रेड लाइट होता है जो ट्रैफिक सिग्नल होता है लाल, जहां जहां खतरा होगा ना वहां लाल कर दिया जाएगा, क्योंकि पता है लाल का प्रकीर्णन कम होता है और वह आपको दूर से ही दिख जाता है, तो समझ जाएंगे आप कि खतरा है, इस वजह से। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, देखिए याद करिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो वन लाइनर ही, बट एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है इससे प्रश्न, बिहार दरोगा में यहाँ से प्रश्न आए हैं। जब आप देखेंगे ना, 1 एम्पियर बराबर होता है, ऑप्शन देगा 1 गुलाम खाली स्थान सेकंड, ऐसे करके पूछेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पैनी नजर रखना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, एम्पियर 1 एम्पियर के बराबर, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, प्रति मतलब बटे, है ना, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड, ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। परिपथों की विद्युत धारा अगर मापना है तो आप एमीटर का प्रयोग करेंगे, जी हाँ, एमीटर का प्रयोग करेंगे। एमीटर को जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है तो श्रेणी क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में आप याद रखेंगे। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, जी हाँ, ये प्रश्न बिहार दरोगा पीटी 2017 में जो प्रश्न आया था उसमें पूछा गया था कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, तो बताएंगे वोल्ट। विभवांतर की माप की जाती है तो यह वोल्ट मीटर से करी जाएगी, विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से। अब 1 वोल्ट बराबर पूछेगा आपसे 1 जूल बटे 1 कूलाम, जी हाँ, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में, जी हाँ, वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह है ओम, जी हाँ, OHM, ये वाला ओम है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, ध्यान देना है, क्या है, ओम है। ओके, चलिए आगे। 1 ओम बराबर होता है
1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। जी हाँ, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। चलिए आगे, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो विद्युत धारा हो जाएगी। तो प्रतिरोध को अगर दोगुना करेंगे, प्रतिरोध को अगर दोगुना करेंगे तो विद्युत धारा हो जाएगा आधी, यानी कि 1/2। चलिए, अगर तार की लंबाई को भी आप दोगुना करेंगे तो अमीटर का पाठ्यांक भी आधा हो जाएगा। दोनों ध्यान देना है, प्रतिरोध को दोगुना तब भी आधा, है ना, और तार की लंबाई दोगुना तब भी आधा। बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है? तो अक्रिय गैस होती है नाइट्रोजन और आर्गन। ध्यान देना है। फ्यूज को युक्ति के साथ संयोजित करते हैं, तो फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज बना होता है, जरा कमेंट करिए, फ्यूज बना होता है, बहुत बार मैं आपको बताया हूं। चलिए 60 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट है। क्या है? वाट है। 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। जी हाँ, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर होता है। तो 61 प्रश्न थे, और मैं हर बार की बात इस बार भी कहना चाहूंगा, इतने कम समय में इतना क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं कराएगा बिहार पुलिस के लिए। आप छान मार लीजिए, इतने क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन भी हैं जो लेवल वाले हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर। अच्छा देखिए, आज भी जो एग्जाम है 18 तारीख को, इसमें भी इससे प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और जो इससे आगे होने वाले एग्जाम है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।